अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर उमर बर्ड एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। पेपर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अहम आर्टिकल है। वैसे तो थ्योरेटिकली ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन और जो है इसका प्रिंसिपल। तो फर्स्ट में है जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज़ है, तो उसको डिफाइन करना है। दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the exact masses of different isotope। क्योंकि प्रीवियस टॉपिक हमारा आइसोटोप के ऊपर था, तो हमने पढ़ा उसके अंदर कि एक ही एलिमेंट के एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। तो एटॉमिक मैसेस डिफरेंट होने की वजह से वो आइसोटोप्स हैं। तो अब उन्हीं आइसोटोप्स का अब एटॉमिक मैस कैसे पता चला, और फिर हमने रिलेटिव अबंडेंस प्रीवियस टॉपिक पढ़ा। तो प्रीवियस टॉपिक में रिलेटिव अबंडेंस में भी कौन सा आइसोटोप कितनी परसेंटेज में मौजूद है नेचुरली, तो ये बात हमें कैसे पता चली। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के तरीके से। कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें बताती है कि किसी कौन से एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, और दूसरी बात कि किस आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस नेचुरली कितनी ज़्यादा है। तो परसेंटेज अबंडेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से मिलेगी, और इसके अलावा हमें एटॉमिक मैसेज भी उनके एक्यूरेट आइसोटोप्स के पता चलेंगे। तो देयर आर टू यूजफुल थिंग्स अबाउट मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जी, जो हम टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, किन रूल्स के ऊपर वो काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टेक्निक, ये हमारी टेक्स्ट बुक से ही टेक्स्ट वर्डिंग है, इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह याद करने में इसको भी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पास, ये वाला आर्टिकल, राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जर्नल एक रिव्यू समरी आपको इस प्रिंसिपल में पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि इन दिस टेक्निक सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज, क्योंकि सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड में भी हैं, सॉलिड में भी हैं। तो दोनों सूरतों में सबसे पहले सब्सटेंस को वोलेटिलाइज कराना पड़ेगा, वेपर स्टेट के अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर लेकर आना पड़ेगा। जब गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे वेपराइज्ड सैंपल एंटर हो रहा है अंदर। नाउ द नेक्स्ट चैम्बर विल बी देन आयनाइज्ड। तो नेक्स्ट अगला चैम्बर जिसमें ये हमारा सैंपल जाने वाला है, जिस एलिमेंट के आप आइसोटोप्स मेजर करने जा रहे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट चैम्बर जो है आयनाइजेशन चैम्बर, उसमें एंटर करेंगे। तो आयनाइज्ड किस तरीके से आयनाइज्ड किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बीम की मदद से आप लोग आयनाइज करेंगे। तो दो काम हो गए, फर्स्ट यू कैन वोलेटिलाइज, देन आयनाइज विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन उससे स्ट्राइक करेंगे तो उससे पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे। तो गैसियस पॉजिटिव आयन जो जनरेट होंगे उनको एक्सेलरेट करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट चैम्बर आ गया एक्सेलरेशन चैम्बर। और फिर सेपरेट, अगला आर्टिकल या अगला पॉइंट क्या है, सेपरेशन। अब उन पॉजिटिव आयन की सेपरेशन होगी किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज टू मैस रेशो। चार्ज टू मैस, क्योंकि हर आइसोटोप का, जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, नियॉन 20 है, नियॉन 21 है, नियॉन 22 है। तो उसमें हर एक अपने मैस के लिहाज से सेपरेट होगा, और ये किसके अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैम्बर के अंदर होगा। और जब वो सेपरेट हो जाएंगे यूँ, तो उसके बाद क्या होगा, डाटा रिकॉर्ड कैसे होगा, रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। के ग्राफ के अंदर पीक्स क्रिएट होती जाएंगी, जो कि एम्पलीफाई होगी, करंट क्रिएट होगी, चार्ट रिकॉर्डर कि एक लाइंस की शक्ल में छोटी बड़ी लाइंस आएंगी जो कि ग्राफ के अंदर आते हैं। दो दैट ग्राफ इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रम। सो मैस स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट चार्ज टू मैस रेशो इज प्लॉटेड अगेन ऑन एक्स एक्सिस पर होगा, और रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस, जिसको आप परसेंटेज अबंडेंस भी कह सकते हैं, वो हमारे पास वाई एक्सिस पर होगा। तो ये हमारा एक बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है कि राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर का जो प्रिंसिपल है। तो भाई फर्स्ट काम क्या हो गया हमारे पास, वोलेटिलाइज करवाना,
दूसरा काम क्या हो गया, आयनाइज्ड कराना। आयनाइज के बाद पॉजिटिव आयन जो जनरेट होंगे उनको एक्सेलरेट करवाना और फिर सेपरेट करना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फिर उसके अंदर जो करंट क्रिएट हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, एम्पलीफाई करना, और डाटा आपके पास ग्राफ्स जो आएगा वो पीक्स की फॉर्म में आएगा। आगे जाके इसको क्लियर होगी बात। तो उसके बाद हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रिंसिपल। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया जी। हमारी बुक में कुछ दिया हुआ है डाटा, कुछ आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है कि एस्टन mass, there are two type of mass spectrometer. One is Aston, that is the old one, classical जो है जिसको आप स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है, ये डायग्राम जो बनी हुई है जो सबसे पहले तैयार किया गया था। एस्टन क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है जिसने 1919 में इंस्ट्रूमेंट मैस स्पेक्ट्रोग्राफ विच इज़ कैन एक्यूरेट सॉर्ट आउट द पॉजिटिव आइंस, ठीक है, पॉजिटिव आइन को सॉर्ट आउट किया of different isotopes of an element and determine their masses को determine किया। अब ये जो old version है इसमें ये देख रहे हैं आप, these are positive rays, फिर ये slit से गुजर रही हैं, यहाँ पे ये electric field है, ये magnetic field है, और फिर जब ये separate हो जाएंगे अपने masses के एतबार से तो फिर आगे photographic plates है जिसके ऊपर कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे देखें नियॉन का जो है इन्होंने ग्राफ शो किया हुआ है हमने यहाँ पे, तो ये कुछ इस वे से आएगा कि छोटी सी लाइंस भी जो हैं वो आएंगी ग्राफ के ऊपर, जहाँ पर ये आ रही हैं जैसे 22 पर आ रही है और एक 20 पर आ रही है, इट्स मीन तो ये दो आइसोटोप्स शो कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इसकी, ये जो शो हो रही है यहाँ पे, ये बता रही है कि ये 20 वाला जो आइसोटोप है वो ज़्यादा परसेंटेज में लाई कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट लाइन इन द स्पेक्ट्रम शोज द परसेंटेज अबंडेंस, लेकिन कितनी अबंडेंस है इसके बारे में ये स्पेक्ट्रोग्राफ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये बहरहाल हमारी बुक में मेंशन है, इसको हमने देखना। नेक्स्ट ही हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सबसे पहले प्रिंसिपल में जो डिस्कस हो चुका वो सारा वही डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। इसको डिज़ाइन किया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक होगी बात। तो ये उसके, जबकि जो पीछे हमने पढ़ा एस्टन सॉलिड स्टेट के अंदर सैंपल्स को नहीं ले सकता, इसलिए ये डेम्स्टर का एक मेन डिफरेंस है। दूसरी बात जो इसके अंदर ग्राफ के अंदर बात करेंगे, इसमें पीक्स की शक्ल में परसेंटेज अबंडेंस भी बताता है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके अलावा जो है सॉलिड स्टेट के अंदर सैंपल को भी इंजेक्ट किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट स्टेप वाइज हम इसके चैम्बर्स, डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसके चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे और वहीं प्रिंसिपल के जो 5 स्टेप्स थे उसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो सब्सटेंस whose analysis to the separation of isotope is required is converted into a vapor state। सबसे पहले इसको वेपर स्टेट में बदलना, और जब वेपर्स बनेंगे गैशियस फॉर्म में आ गए तो फिर प्रेशर ऑफ वेपर भी एडजस्ट करना पड़ेगा और वो लो रखना चाहिए। लो रखेंगे 10 की रेज़ पावर कितनी रेंज है, 10 की रेज़ पावर -6 टू 10 की रेज़ पावर -7। तो प्रेशर लो रखने का मकसद ये है ताकि वेपर्स में क्राउडीनेस कम हो, क्योंकि जब इसके ऊपर आयनाइजेशन चैम्बर में जाके आइंस के अंदर इसको बदलना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को आइंस में बदला जा सके, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन जो इसकी बीम जो पास करवानी थी वो नहीं हो पाएगी। तो ये इसका लॉजिक है जी, प्रेशर क्यों लो रखा है हमने यहाँ पे, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। वेपराइजेशन जब में वेपर प्रेशर का लो इसलिए रखा है ताकि आयनाइजेशन इजीली हो सके, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जी है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है जी इसमें आयनाइजेशन चैम्बर। जब वेपराइज हो गया तो वेपराइज होने के बाद हम इसको आयनाइजेशन चैम्बर में इंजेक्ट कर देंगे, और आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होगा, वेपर्स आर अलाउड टू एंटर इन आयनाइजेशन चैम्बर वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बीम आर थ्रोन अपॉन दैम, और एटम ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयनाइज्ड। आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन क्या होती है कि अगर ये एक एटम है, अगर ये एक एटम है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्राइक करेगी यूं, तो इसको एक आयन के अंदर बदल देगी, यानी इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके होगी बात। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि आयनाइजेशन कैसे हो रही है। देखें, वेपराइज सैंपल,
यहाँ पे नेक्स्ट इसमें फिलामेंट वेपराइज सैंपल एंटर हो रहा है, ये हीटिंग फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रैप प्लेट है जो कि पोटेंशियल के साथ अटैच है पॉजिटिव प्लेट के साथ, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इसको इलेक्ट्रॉन को बैटरी के, ठीक है जी। और यहाँ पे जी जब यहाँ से सैंपल पास आउट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और इसको आइंस में बदल देंगे, पॉजिटिव आइंस के अंदर, ओके ओके बात। तो पॉजिटिवली चार्ज आइंस बन के इसमें से निकलते चले जाएंगे। अब इसमें नियॉन अगर आप यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे नियॉन के जितने भी हैं वो नियॉन 20 है, नियॉन 21 है, नियॉन 22 है, तो दैट विल बी आयनाइज्ड, उसके आइंस बन जाएंगे छोटे हर एक आइसोटोप्स के। और वो कह रहे हैं कि जी डिफरेंट मैसेज होंगे और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप, जिस तरह का आइसोटोप होगा वैसे के पॉजिटिवली चार्ज आइन बन जाएंगे। तो ये हमारा आयनाइजेशन चैम्बर के हवाले से आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट चैम्बर है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है जी एक्सेलरेशन चैम्बर। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना, क्योंकि वहाँ पे नियॉन 21, 20 और 22 तमाम तरह के आइंस जो हैं वो बन रहे हैं और उनकी स्पीड को स्मूथ रखने के लिए सबकी एक जैसी स्पीड हो जाए उसके लिए आप पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास आउट किया जाएगा। हर एक आइन की, हर एक आइसोटोप की अपनी मैस टू चार्ज वैल्यू है, कोई वजनी है कोई हल्का, ठीक है जी। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 500 टू 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट अप्लाई करेंगे। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, आगे नेगेटिव प्लेट्स हैं, यहाँ पे इज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट और ये पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है। तो ये इसकी तरफ स्पीड के साथ अट्रैक्ट होंगे और कितनी स्पीड होगी जितना आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई वोल्टेज होगा तो हाई स्पीड के साथ। और ये ई की वैल्यू हमने नोट करनी है जितनी रख रहे हैं, क्योंकि फर्दर मोर जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो उसमें ये काम आएगी। कहने की जी इज अप्लाइड बिटवीन प्रेफरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट। प्रेफरेटेड क्यों? क्योंकि एक सिर्फ होल है यहाँ पे, स्मॉल ऑरिफिस होगा ताकि एक स्ट्रीम लाइन बन जाए, एक लाइन के अंदर तमाम आइसोटोप्स आ जाएं, ठीक है जी। इसलिए आप प्रेफरेटेड जो है वो प्लेट्स यूज़ करेंगे। देन पॉजिटिव आइंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं। इन दिस वे आइन आर एक्सेलरेटेड। तो इतना सा आर्टिकल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सेलरेशन चैम्बर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके की बात। तो ये हमारा सेकेंड जो है वो हो गया इसमें। नेक्स्ट जब एक्सेलरेट हो गए आइंस तो उसके बाद फिर बड़ा इम्पोर्टेंट जो चैम्बर है जहाँ पे मेन काम होना है आइसोटोप की सेपरेशन, वो है जी मैग्नेटिक चैम्बर। अब जब आइन स्ट्रीमलाइन के अंदर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते ही पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ साउथ पोल्स हैं उसके अंदर आते ही, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, लिहाजा हर एक जो आइसोटोप अंदर है, लाइटर है या हैवियर है, वो अपने मैस के अकॉर्डिंग डिफरेंट पाथ के अंदर यूँ सेपरेट हो जाएगा। दैट विल बी सर्कुलर पाथ के अंदर करवा दें। तो स्ट्रीम लाइन पहले सीधे आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दे विल बी फ्लो इन अ सर्कुलर पाथ, क्लियर होगी बात। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस लिहाज से सर्कुलर पाथ। अच्छा, इसमें जो हैवियर हैं वो स्मॉलर सर्कुलर, स्मॉल एंगल से सर्कुलर रेडियस के साथ वो सर्कुलर पाथ, जो ज़रा लाइटर हैं वो उससे ज़रा ज़्यादा बड़ा सर्कुलर पाथ विद ग्रेटर एंगल्स, और जो वजनी हैं वो छोटे एंगल। तो अपनी मैस के लिहाज से वो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, ओके की बात। और फिर हम लोग इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। नो दीज आर अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड कितनी अप्लाई की वो एच नोट करनी है क्योंकि इस फार्मूले में हमें पुट करनी है। उसके बाद which will be separated them on the basis of charge to mass value and actually magnetic field made the ions to move in circular path। यही बात जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही जो है वो आइंस जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। और आइंस ऑफ डेफिनेट मैस टू चार्ज वैल्यू विल मूव इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। अब देखें अगर नियॉन 21 या 20 के 50 आइसोटोप हैं, 50 आइंस हैं, तो वो एक ग्रुप के साथ ही सर्कुलर पाथ बनाते हुए आएंगे, एक के पीछे दूसरा एक के पीछे दूसरा आता जाएगा। 21 वालों का एक लेदर रो बन जाएगी, ठीक है। और जो है वो जैसे फैक्ट्रीज के अंदर मशीनरीज जो होती हैं जो अपने साइज़ या साइज़ के पार्टिकल के साइज़ के लिहाज से इतने पार्टिकल, जैसे मैश सीव्स होती हैं कि भाई इतने ऑरिफिस का जो है वो सीव है
और उसमें से भी इतने पोर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पास आउट हो जाएंगे, बाकी ऊपर आ जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये सर्कुलर पाथ के अंदर। तो उसके बाद ये रेडियस जो बनाएंगे वो भी नोट करेंगे हर एक आइसोटोप का, जोन सभी 21 का, बाकी 2e इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक चैम्बर था वो लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, जो है वो सर्कुलर मास टू चार्ज वैल्यू यानी मास फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर इज द रेडियस ऑफ पाथ। ठीक है जी। यहाँ पर एक ज़रा एक कॉन्सेप्चुअल सी बात लिखी हुई है, कह रहे हैं कि जी 3 जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे 3, तो हम लोग डिटर्मिनेशन करते हुए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह एडजस्ट करें कि पहले सिर्फ एक ही आइसोटोप की रिकॉर्डिंग होती जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आयन स्ट्रीम बी, पहले इसी की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। उतनी मैग्नेटिक फील्ड रखें कि सिर्फ बी की स्ट्रीम आए और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होती जाए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर जो है आप इस तरह फील्ड रखें कि सिर्फ सी आयन वाले जो हैं, ये आयन जो हैं वो आए और उनकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो ये लाइन, इफ E is increased by keeping H constant, then radius will increase and positive ion of the particular and charge to mass value will fall at the different places as compared to the first place. So this can be done by changing the magnetic field and each ion set up the minute electric current. तो ये गिरती जाएंगी आगे आगे इलेक्ट्रोमीटर पड़ा होगा, उसके ऊपर ये जब स्ट्रीम लाइन गिरती जाएंगी तो करंट जो है मिली एम्पेयर्स के अंदर जो है वो क्रिएट होगी, जो कि रिकॉर्ड होती चली जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बड़ा अहम, यहाँ पे मैंने लिखी हुई दी है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, कि इनका रोल ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, और हर एक अपने चार्ज टू मास के लिहाज से सेपरेट पाथ बनाता है। ठीक है जी, हैवियर। और उसके बाद वहाँ से हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जी इसमें बात करेंगे जी हम आयन कलेक्टर की। तो आयन कलेक्टर की बात की जाएगी तो आयन कलेक्टर है आयन को कलेक्ट करने वाला, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमीटर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस, कि वो जो स्ट्रीम लाइन आके आ रही हैं पीछे से हर एक आइसोटोप की, वो आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल करेंगी और उससे करंट क्रिएट होगी जिसको मेजर किया जाएगा। डेवलप द इलेक्ट्रिक करंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट हैज़ मेजर टू गिवन द रिलेटिव बंडल्स। जितनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी उतना, ज़ाहिर बात है अगर 20 वाले आइंस हैं, एक आइसोटोप जो है वो ज़्यादा मकदार में मौजूद है तो उससे क्रिएट होने वाली करंट भी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी हाइट पर वो ग्राफ के अंदर पीक्स भी इसकी चलती जाएंगी। ठीक होगी बात। तो सिमिलरली आयन ऑफ आइसोटोप हैव डिफरेंट मैसेज आर मेड टू फॉल ऑन द कलेक्टर एंड करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड। वो करते जाएंगे, ग्राफ कंप्यूटर के साथ अटैच है तो वो ग्राफ की शक्ल में रिकॉर्डिंग होती जाएगी। करंट स्ट्रेंथ इज इन ईच केस गिव द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। तो ये ओके की बात। अच्छा, मॉडर्न यहाँ पे लिखे मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर ईच आयन स्ट्राइक द डिटेक्टर एंड आयनिक करंट एम्पलीफाइड एंड फीड इनटू अ रिकॉर्डर। मॉडर्न में जो है वो कह रहे हैं कि जो करंट माइन्यूट क्रिएट हो रही है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहा है, ये पॉजिटिव आयन गिरा तो इसकी स्पेस इसने ले ली यहाँ पे, तो ये करंट इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करेगी करंट की शक्ल में एम्पलीफाई होके। तो एम्पलीफायर भी लगे होते हैं ताकि रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर या फिर आयन कलेक्टर का क्या रोल है। ठीक होगी बात। नाउ द लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास जो डाटा रिकॉर्ड होगा यहाँ पे हमारे पास वो इस फॉर्म के अंदर होगा जी। एक्स एक्सिस पर आपके पास मास टू चार्ज रेशो है, वाई एक्सिस पर परसेंटेज अबंडेंस है। अब मैंने कहा 20 वाले ज़्यादा गिर रहे थे आयन कलेक्टर पर तो उसकी पीक यूँ हाइट पे जाती जाएगी। 21 वाले बहुत कम थे, उसकी पीक बहुत थोड़ी सी, और 22 वाले जो है वो उससे थोड़े से ज़्यादा 8.8%, तो परसेंटेज के लिहाज से ही आती जाएंगी। तो डाटा कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इस शक्ल में ग्राफ देगा, दैट इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रम। तो इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि मास स्पेक्ट्रम इज़ अ प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट मास टू चार्ज प्लॉटेड एज अ एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। अच्छा, नंबर ऑफ पीक शोज द नंबर ऑफ आइसोटोप, बड़ी अहम बात ये लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। हाइट ऑफ पीक शोज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है जी, ये लास्ट एग्जांपल इसकी आप। और आखिर पे इस आर्टिकल से जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो इसको आप लोगों ने इसी जो मटेरियल जो मैंने इन स्लाइड्स के अंदर लिखा है यही आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस
हो जाएंगे क्लियर इंशाल्लाह, ये जो मैंने पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर